अगला लेसन हम पढ़ते हैं आज लेसन 4 सदिश विश्लेषण तथा परिक्षेपगत। अब इसमें जैसे भौतिक राशियाँ होती है दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से माप सकते हैं, एक सदिश और दूसरा अदिश। तो सबसे पहले अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, कुछ में दिशा की नहीं। तो ऐसी भौतिक राशियों के लिए जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण तो हमें सब में आवश्यकता होती है। अब दिशा की आवश्यकता नहीं होगी तो अदिश राशियाँ होंगी। जैसे कार्य होता है, तो ये कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। और दूसरा हो जाए ऊर्जा, ये क्या है, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। हम इसको किसी से तौलते समय ये नहीं देखते हैं कि ऊपर से तौल रहे हैं नीचे से तौल रहे हैं, ये सब नहीं देखते हैं। तो द्रव्यमान, तो ऐसी राशियाँ होती हैं, ये सब राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब दूसरी राशियाँ देखिए सदिश राशियाँ, यानी सदिश राशि वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, यानी सदिश है, सदिश का मतलब इसका करोगे जिसमें दिशा हो, तो सदिश राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशि है। जैसे स्थिति, किसी स्थिति कहा जाए, विस्थापन कहा जाए, वेग कहा जाए, त्वरण होता है, इसके बाद बल होता है, ऐसी बहुत सारी राशियाँ। तो हमें इस लेसन में यही सदिश का है, तो अदिश राशियों का निरूपण तो पढ़ना भी है, और सदिश और अदिश राशि यानी सदिश विश्लेषण इसमें बताया जा रहा है। तो सदिश और अदिश के बारे में हमें पढ़ना है। तो सदिश राशियाँ हो गई, तो हम सदिश को पढ़ते हैं, कैसे इसका निरूपण करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं आगे। देखिए अब पहले स्थिति शब्द है, यानी किसी बिंदु की स्थिति और विस्थापन। तो अगर हम मान लेते हैं ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, ओ से क्यू दूरी पर स्थित है। अब कोई दूरी पर स्थित है, कोई कोण पर स्थित है, ये क्या एक से। अब दूसरा हो गया यहाँ पे ये इसकी दूरी पे, इससे देखा जाए कुछ कोण पर स्थित होगा। अब कितने कोण पर स्थित है ये नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हो गए। अब इनके मूल बिंदु से विस्थापन देखा जाए तो R1 हो गया, और इससे विस्थापन देखा जाए तो R2 हो गया। अब हमें यही निकालना है PQ बराबर, तो PQ बराबर लिखा जा सकता है, यानी PQ इन दोनों का यहाँ से मूल बिंदु से विस्थापन था, तो यहाँ पे ये PQ विस्थापन हो जाए P से Q की ओर, तो PQ यदि इसको लिखा जाता है, यहाँ पे PQ सदिश लिख सकते हैं, यानी PQ इसको पढ़ा जाता है वेक्टर PQ बराबर OQ वेक्टर माइनस वेक्टर OP हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको दूरी हमने क्या माना है, यहाँ से वहाँ तक ये R2 वेक्टर और इसके बाद ये वाला, तो यहाँ PQ वेक्टर बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये इनका क्या हो जाएगा, स्थिति, यानी किसी बिंदु की अगर विस्थापन देखा जाए ये हो गया। अब यहाँ से स्थित हो गई, ये इस दिशा में इस कोण पे स्थित है, तो इनकी स्थित हो गई। अगला देखिए इसमें सदिश का हम निरूपण कैसे करते हैं, यानी कोई सदिश मिल जाए तो सदिश ऐसे खींच दिया जाता है, ऐसे कोई सदिश हो गया, ऐसे इसमें खींच दिया जाता है। ये हमारी एक रेखाखंड है, लेकिन सदिश में एक दिशा तो ये क्या हो गई, दिशा हो गई। तो ये दिशा आगे को, जैसे किरण चलती है एक दिशा में, वैसे ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका पुच्छ हो गया, यानी पश्च सिरा, ये इसका अग्र सिरा हो गया, इसको बाढ़ाग्र बोलते हैं। अब यहाँ पे ऐसे हम अगर भाग कर दें, अब कुछ भी आधार पर देखो, कोई भी राशि एक बाण, यानी सदिश राशियाँ जो होती है एक बाण या तीर से निरूपित की जाती है। कोई भी राशियाँ होंगी वो बाण से निरूपित की जाती हैं। बाण वेक्टर को प्रदर्शित, यानी बाण जो होता है ये वेक्टर को प्रदर्शित करता है। और बाण की लंबाई उस राशि के परिमाण को, यानी यहाँ से यहाँ तक जिसकी लंबाई होगी ये इसके परिमाण को, अगर हम मान ले एक खाना ये 10, अगर मान लिया जाए वस्तु का वेग हो तो एक खाना बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो 2 3 खाना है, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, कार का वेग जो होगा ए से, यानी कार ए बी क्यू, इसका वेग जो होगा 1 2 3 यानी 10 से 30 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर होगा। तो एक भाग, तो ये बाढ़ाग्र जो होता है किसी परिमाण की क्या होती है, इसका परिमाण व्यक्त करती है।
और बाड़ ये तीर हो गया लंबाई इसकी, और बाड़ाग्रज हो गई इसकी दिशा। उस राशि के बाद तथा नोक क्या होता है, बाड़ाग्रज इसकी दिशा को यानी जो हो गई ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर जिस दिशा में होगा यही बताता है ये किस दिशा में प्रदर्शित हो रहा है। अब जैसे देख लो कोई भी दिया गया यहाँ पे, मान लिया गया ये हमारा पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो। तो अब कोई कार ऐसे मान लो यहाँ पे जा रही थी, इनके बीच में दिशा एन ही हो गई। अब हमने ऐसे कह दिया कि कोई कार हमारे ऐसे 45 अंश के कोण पे जा रही है, तो कार ऐसे जा रही है। अब जिसका निरूपण 45 अंश पे, तो अगर हम 45 अंश पे ऐसे रेखा खींच देंगे तो ये कार की क्या होगी, 45 अंश से कोण बना दिया। अब इसको अगर 30 मीटर पर सेकंड से, तो एक भाग लंबाई मान लीजिए, तो ये 10, तो एक भाग माना एक भाग की लंबाई 10, तो ये 30 हो गया। 40 होता तो 10-10 बांट लीजिए, 20-20 में अपने आधार पे हम उसको बांट कर, यानी लंबाई जो होती है इसके परिमाण को प्रदर्शित करती है, तीर क्या प्रदर्शित है, इनकी दिशा को। आगे फिर पढ़ते हैं वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषा, यानी वेक्टर में होती है, इसमें क्या क्या होता है, कुछ परिभाषाएं इससे जुड़ी हुई है, उससे देखते हैं। सबसे पहले समान वेक्टर, समान वेक्टर इक्वल वेक्टर, ठीक है। यदि दो या दो से अधिक वेक्टर की लंबाई, परिमाण व दिशाएं समान हो तो समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे देखिए दो या दो से अधिक वेक्टर की लंबाई भी समान हो, दिशा भी समान, एक ही दिशा में हो, तो उन्हीं को बोलते हैं समान वेक्टर। तो ये देखो यहाँ पे ए बी सी 3 वेक्टर हैं, इन तीनों की लंबाई क्या, अगर मान लिया जाए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये समान होगा। दिशा देखो तीर एक ही दिशा में है, तो यही कह रहा है ऐसे दो से अधिक जिसका परिमाण क्या हो, समान, इन लंबाई समान हो, दिशा समान हो, तो उसको समान वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर, या पढ़ा जाता है वेक्टर ए, पहले वेक्टर पढ़ा जाता है फिर ए, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। यानी किसी के अगर हमें दर्शाना है सदिश को, तो उसके ऊपर वेक्टर लिख दें, वो सदिश को प्रदर्शित करता है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए विपरीत वेक्टर, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हो परंतु दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, तो उन्हें विपरीत वेक्टर कहते हैं। जैसे देखिए ए बी सी, ये क्या है, डी, तीनों बराबर है, तो ए बी सी तो समान दिशा में जा रहे हैं इसलिए समान वेक्टर, लेकिन डी के विपरीत दिशा में, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब डी क्या, विपरीत दिशा में, तो ये माइनस नहीं बताता है, जब माइनस से, तो ए के विपरीत क्या है, डी है, यानी ए वेक्टर ये डी के, बी के विपरीत क्या है, डी है, और सी के विपरीत डी है, तो ये तीनों इसके विपरीत वेक्टर, यानी परिमाण समान होंगे, ठीक है, लेकिन दिशा विपरीत हो जाए तो उनको विपरीत वेक्टर कहते हैं। अब देखिए एकांक वेक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर या इकाई वेक्टर। तो वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो, यानी कि याद रखना, वह वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो उसे ही बोलते हैं एकांक वेक्टर या इकाई वेक्टर या यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए किसी के ऊपर क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं, यानी एकांक वेक्टर ऐसे लिख दें ए को, इसके ऊपर कैप पहना दें, तो इसी को पढ़ते हैं ए कैप, अर्थात एकांक वेक्टर ए हो जाएगा। तो अगर हम मान लें कोई भौतिक राशियाँ हों जिनका परिमाण, यानी सदिश ये होगा, इसका परिमाण ए होगा, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर, यानी वेक्टर ए अपान ए, तो जिसके ऊपर परिमाण, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा इसलिए परिमाण होगा, ये सदिश होगा, ये एकांक वेक्टर। अगर हम इसको इधर गुणा करा देंगे तो वेक्टर ए बराबर ए कैप, इतना हो जाएगा इसके बराबर। आगे देखिए लंबकोणीय एकांक वेक्टर, लंबकोणीय एकांक वेक्टर होते हैं एक दूसरे पे, जैसे एक्स अक्ष पे जब लिया जाता है आई कैप एकांक वेक्टर, और वाई एच पे जे कैप लिया जाता है, ये तीनों, तो लंबकोणीय एकांक यानी वाई एच पे जे कैप और जेड एच पे के कैप, तो इनका परिमाण है लंबकोणीय एकांक वेक्टर, तो सबका परिमाण क्या होता है, एक होता है, यानी लंबकोणीय एकांक वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण तो आई कैप जे कैप के कैप, इनका सबका परिमाण एक हो जाएगा। अब हम कोई ऐसा सदिश ले लें, जैसे यहाँ पे हो कोई ऐसा सदिश, ऐसे ए वेक्टर निकालना हो जो जीरो अक्षों से मिलता हो, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड कै कैप। ऐसे भी अगर मान लो जेड एच पे ना हो तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ना हो, जिसमें होता है उसमें लिखा जा सकता है। तो ये इसका